मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए कुछ बहुत जो महत्वपूर्ण खबरें हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उन पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा E20 के बारे में सरकार ने जो राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया है। आपको मालूम है कि E20 को लेकर के और आगे सरकार ने यहाँ तक कि E100 तक को अपनी स्वीकृति दे दी है। देश में एक जबरदस्त रूप से विवाद की स्थिति बनी हुई है, बल्कि धीरे धीरे यह विवाद जो है एक प्रकार के विरोध में कन्वर्ट होता जा रहा है। उसका मूल कारण यह है कि लोगों का ये मानना है कि जिस भी पेट्रोल में एथनॉल मिला दिया जाता है, E20 का मतलब ही है कि एक ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथनॉल मिला दिया गया हो, और वही पेट्रोल अभी ज़्यादातर पेट्रोल पंप पर अवेलेबल भी है। लोगों का ये मानना है कि इस एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, उनके इंजन खराब हो रहे हैं, दूसरे पार्ट्स पर इसका बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि वो यही कहेंगे कि नहीं, इसके इस्तेमाल को बंद किया जाए। लेकिन सरकार का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरह के जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। और सरकार जो इथेनॉल को प्रोत्साहित कर रही है, तो उसका जो तर्क है वो अपनी जगह पर है। वो कह रहे हैं कि ताकि हम जो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ का जो आयात होता है उसको कम कर सकें, इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकें, इससे हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी। आपको ध्यान होगा कि सरकार ने जब E100 के लिए अनुमति दी थी कि हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, तो इस विषय पर मेरा इंडिपेंडेंट डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल है, यूट्यूब पर है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। तब यह जो समस्या है इसे आप अच्छे तरीके से दोनों ही दृष्टियों से समझ सकेंगे। अब आप देखिए कि जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने राज्यसभा में क्या बयान दिया है। उन्होंने लिखित जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में, BS3 मानक वाली गाड़ियाँ, इसे आप एक तरीके से मोटे तौर पर मॉडल कह लीजिए। ये जो BS3 मानक वाली जो गाड़ियाँ हैं ये सन 2005 से 2016 के बीच बनी थी, यानी कि 2005 से 2016 के बीच जो गाड़ियां बनी थीं वे BS3 मानक वाली थीं। तो मंत्री महोदय ने कहा कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल, यानी कि 20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल इस्तेमाल करने पर कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे इंजन में बदलाव की ज़रूरत नहीं होगी, और ये जो पार्ट्स हैं, रबर पार्ट्स और जो गैस्केट हैं, इन्हें बाकायदे नियमित सर्विसिंग के दौरान आसानी से बदला जा सकता है। ये मंत्री महोदय ने कहा है और पहली बार सरकार ने इसे स्वीकार किया है कि कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है। भले अभी भी बात यही कही जा रही है कि इंजन में कोई खराबी नहीं आती। दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे स्थितियां क्या बनती हैं, लेकिन पूरे देश में खासकर E20 को लेकर के एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। लोग मंत्री महोदय के इस बयान पर कितना विश्वास कर पाएंगे अभी नहीं कहा जा सकता, भविष्य बताएगा। लेकिन चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट आपके ध्यान में रहना चाहिए, ताकि इस टॉपिक पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाए और आप उसका उत्तर दे रहे हों तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकें। ये गवर्नमेंट का अपना एक वर्जन है। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे, इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, अब दूसरी खबर भी इस पेट्रोलियम पदार्थ से ही कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जुड़ी हुई खबर है।
अमेरिका के सीनेट ने, अमेरिका के देखिए दो सदन होते हैं, जो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, उसे वहाँ कहा जाता है कांग्रेस। उस कांग्रेस के दो सदन होते हैं। उच्च सदन को कहा जाता है सीनेट, और जो निम्न सदन है उसे कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा। इसकी मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां आपको होनी चाहिए। प्रतिनिधि सभा, तो प्रतिनिधि सभा के लिए तो सीधे सीधे चुनाव होते हैं, और जो सीनेट है वो अलग तरीके से उसका चुनाव होता है, जिसमें हर राज्य दो दो सदस्य अपने यहाँ से भेजता है। तो जो सीनेट है यानी कि संसद का जो ऊपरी सदन है, उसने ऐसे प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर यदि अमेरिका के राष्ट्रपति चाहें तो 100% का टैरिफ लगा सकते हैं, रूस से जो तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका को इससे क्या लेना देना है? अमेरिका ऐसा क्यों चाह रहा है? क्योंकि अमेरिका का यह मानना है कि जो रूस है, रूस खासकर तेल की बिक्री से और हथियारों की बिक्री से बहुत बड़ी रकम जुटाता है, और यदि लोग इससे तेल खरीदना बंद कर दें, रूस से हथियार खरीदना बंद कर दें, तो उसकी जो आर्थिक जो स्थिति है वह कमज़ोर हो जाएगी, और जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी तो सीधी सी बात है, जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वह पहले ढीला पड़ेगा और इसके बाद वो उसे विराम भी मिल जाएगा, रुक जाएगा। ये अमेरिका का अपना मानना है। तो इसी को आधार बना करके सीनेट ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि यदि वे चाहें तो जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। दोस्तों, रूस से तेल खरीदने वालों में कौन कौन देश हैं, और यूपीएससी की दृष्टि से हमारे लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? आप जानते हैं कि भारत भी रूस से तेल खरीद रहा है, और अभी कुछ समय से तो हम अपनी ज़रूरत का 50% भाग रूस से मंगा रहे हैं। हम इतने बड़े खरीदार बन गए हैं, जबकि 2022 से पहले रूसी तेल का हिस्सा हमारे यहाँ सिर्फ 1% था, अब वो 50% तक हो गया है। हम तेल खरीद रहे हैं, चीन खरीदता है, स्लोवाकिया खरीदता है, अजरबैजान खरीदता है, हंगरी खरीदता है, फ्रांस भी खरीदता है, बेल्जियम भी खरीदता है, जापान भी खरीदता है। इस तरह के बहुत से देश रूस से तेल खरीदते हैं। तो यहाँ आप भारत और चीन का नाम याद रखिए। इसका मतलब ये है कि यदि यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पारित हो गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाएगा। याद रखिएगा कि अभी यह बिल सीनेट के द्वारा पारित किया गया है, अंतिम रूप से पारित नहीं हुआ है। अंतिम रूप से तब पारित होगा जब प्रतिनिधि सभा इसे पारित कर देगी। और आपकी जानकारी में ये भी होनी चाहिए कि प्रतिनिधि सभा से पारित करने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो जिस पर चाहें उस पर टैरिफ लगाएं, और जिस पर चाहें उस पर टैरिफ न लगाएं। ये फ्रीडम अमेरिकी राष्ट्रपति को तब भी रहेगी। तो दोस्तों, यह स्थिति है। अब देखते हैं कि आगे जाकर के क्या होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बिल सितंबर से पहले प्रतिनिधि सभा में रखा नहीं जाएगा, यानी कि अभी लगभग 1 महीने का, 1.5 महीने का तो पूरा समय है ही। आपको मालूम है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होनी है उसमें लगातार रुकावटें आ रही हैं। दोनों देश कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो भारत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति आगे चल करके क्या स्टेप लेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि चूंकि ट्रेड डील पर भारत और अमेरिका की लगातार बातचीत चल रही है, इसलिए भारत को अभी इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वो अधिकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो 100% टैरिफ सभी देशों पर लगाएं ही। तो हो सकता है कि भारत को इसमें थोड़ी सी मार्जिन मिल जाए या बिल्कुल भी टैरिफ न लगे। लेट अस सी, देखेंगे आगे क्या होता है दोस्तों। लेकिन एक बात और है कि अगर आप 100% टैरिफ लगा देंगे तो लोगों का ये कहना है कि अमेरिका में जो महंगाई है वह 10 गुना तक बढ़ सकती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो अमेरिकी इकोनॉमी है
वो चीन के आयात पर टिकी हुई है और साथ ही साथ भारत का भी वहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। तो आप उनकी वस्तुओं पर जो आप मंगा रहे हैं अपने यहाँ, अगर आप 100% टैरिफ लगा देंगे यानी कि वो दुगनी महंगी हो जाएंगी, तो आपके यहाँ के लोग ही तो खरीदेंगे उस सामान को। तो वहाँ तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और जब इतनी महंगाई बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि वहाँ के लोगों में भी आक्रोश बढ़ेगा। तो ऊपरी तौर पर तो लगता है कि ये बहुत एक कठिन मामला है, लेकिन सामान्यतया आगे आने वाला समय ही बताएगा कि अंततः इसके बारे में क्या स्थिति बनती है। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।